नमस्कार। आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बहू की विदा के पिछले भाग में हमने देखा कि जीवनलाल और प्रमोद कमला की विदा के विषय में बात कर रहे हैं। जीवनलाल अपनी बहू की विदा केवल एक ही शर्त पर करना चाहता है, जब उसके हाथ में 5,000 रुपये रख दिए जाए, परंतु प्रमोद ऐसा कर पाने में असमर्थ है। प्रमोद और कमला आपस में बात कर रहे हैं, तभी राजेश्वरी का प्रवेश होता है। अब आगे। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई है। वे तो माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप? राजेश्वरी प्रमोद की ओर गहरी दृष्टि से देखती हुई बोलती है। बोलो, कितना रुपए लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो? बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कहता है, 5,000। बस? मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। राजेश्वरी पैसे लाने के लिए उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती है, तभी प्रमोद उन्हें रोक लेता है। ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा ज़रूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। राजेश्वरी चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई कहती है, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती और प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। जाती क्यों नहीं? राजेश्वरी चाबियों का गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई कहती है, जल्दी कर। हाँ जी। मेरी बेटी। इतना कहकर राजेश्वरी कमला को हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की के बाहर देखने लगता है, तभी बाहर से जीवनलाल की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। जा बेटी, तू अंदर जा। कमला अंदर की ओर चली जाती है और प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखने लगता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। ज़रा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुँह से। जब देखो तब बेढंगी बातें। या लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है, ठीक ही कहा आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूंछ होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। पापा बाहर से हॉर्न का स्वर सुनाई पड़ता है। राजेश्वरी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर पड़ती है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर से कमला भी खड़ी होकर उसी ओर देख रही है।
जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश का प्रवेश होता है। एक हरे बदन का सुंदर नव युवक है वह। पैंट और कमीज पहने हुए है, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। बेटे को अकेला आया देख जीवनलाल घबरा उठता है और पूछ बैठता है, गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रत सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथों में कंपन सी होती है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देखने लगता है, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। जीवनलाल बोल पड़ता है, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सी कुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो तुम चुप रहो। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके कहता है, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी का विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बहू बेटी, बेटी बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। जीवनलाल टहलते टहलते रुक जाता है और रुककर पत्नी की ओर देखते हुए कहता है, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीरे स्वर में कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक जाता है। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। प्रमोद द्वार तक जाता है, फिर घूमकर कहता है, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूँगा। जीवनलाल को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका है। वह दुखी स्वर में प्रमोद को रुकाता है। ठहरो ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। जीवनलाल की बातें सुन प्रमोद आश्चर्य से कहता है, बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। जीवनलाल राजेश्वरी की ओर मुड़कर कहता है, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? जीवनलाल की बातें सुन कमला, जो पर्दे की ओट में थी, वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। आशा है आप सभी को बहू की विदा भाग 2 उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि बहू की विदा का भाग 1। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।